ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स रमेश सिंह 12th एडिशन का 11th चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इस पर हम क्या करेंगे, हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स के बेसिस पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जैसे मनी मार्केट क्या होता है और इंडिया की कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। इसके बेसिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बनाते हुए आई है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 2022 ऐसे क्वेश्चन भी वो प्रिपेयर एग्ज़ाम में करेगी। आपको पता होना चाहिए कि हमारी मनी मार्केट यानी कि कभी कभी क्या होता है, एक साल के छोटी बोरोइंग होती है तो मनी मार्केट क्या होती है, बैंक कैसे पैसा लाते हैं, या किसी कंपनी को कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कैसे अरेंज करती है। वैसे ही कैपिटल मार्केट भी होती है, कभी कभी बोरोइंग बहुत लंबे समय के लिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगानी होती है। तो ये सब चीज़ें कितने दिन के लिए होती हैं, क्या होती हैं, इस पर क्वेश्चन हमेशा बनते हुए आए हैं। जैसे मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म में क्या होती है, डिस्काउंट रेट क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट विदाउट मूविंग फर्दर, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपको डेली के बेसिस पर हिंदू एनालिसिस मिलता है और डेली एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसका एनालिसिस भी देखने को आपको मिल जाता है। बट आप क्या कर सकते हैं, PR पब्लिकेशन के मोस्ट जो रेटेड मंथली प्लान है, ईयरली प्लान है, उसको ले सकते हैं। ईयरली प्लान है सिर्फ 499 रुपीज़ का, जिसमें पूरे एक साल तक आपको द हिंदू के नोट्स मिल जाते हैं डेट वाइज। मंथली मैगजीन मिल जाती है द हिंदू की, NCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स, फोन गाइडेंस, आंसर राइटिंग, ये सब मिल जाती है। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। ओके, नाउ देखिए किस तरह से ग्रुप होते हैं, फिर उसके बाद हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे प्राइवेट स्टडी मटेरियल है, ऑलरेडी 800 से ज़्यादा मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे 8 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल है, हिंदू के नोट्स होते हैं, तो डेट वाइज तो नोट्स और एडिटोरियल आपको मिल जाते हैं हाईलाइटेड, और उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाता है, मंथली, जनवरी मंथली की करंट अफेयर भी, मंथली मैगज़ीन भी आपको मिल जाती है। वैसे ही आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं और उसके बाद पेड ग्रुप डिस्कशन में ऐड किया जाता है, जहाँ पर डेली के बेसिस पर हम आंसर राइटिंग करते हैं और जो हमारे पेड यूज़र्स हैं वो भी आंसर राइटिंग करते हैं, उनकी भी आंसर राइटिंग आपको मिलती है, प्लस मॉडल आंसर भी मिलता है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे यूपीएससी के द्वारा, मैं वो भी आपको बताते हुए चलूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि द मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी वेयर फंड्स आर ट्रांसैक्टेड बिटवीन फंड सरप्लस एंड फंड स्कैर्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। अगर कोई बोले चैप्टर का मतलब बताइए आप, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, बहुत सिंपल है। आप कहेंगे जब एक ए पर्सन किसी बी पर्सन को पैसे देता है, या ए के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस मनी है, बी को वो पैसे देता है, तो उसी को कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट। मतलब जिस जगह पर, जिस सराउंडिंग पर, जिस एनवायरनमेंट वो एक दूसरे को भेज रहे हैं, उसी को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब इसके पीछे क्यों एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, पहला, या तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा या उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब तो आप सबको पता है, बैंक के पास सरप्लस मनी है और आप एक इंडिविजुअल हैं तो बैंक आपको पैसा देगा, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर डिविडेंड क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप, एक कंपनी है, सपोज मान के चलो ए कंपनी है, बड़ी ए कंपनी है, अब उसको अपनी कंपनी खड़ी करनी है, बट उसके बदले उसको पैसे चाहिए, तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, इस कंपनी में पैसे लगाऊंगा, उसके बदले ये कंपनी के मुझे डिविडेंड देंगे, यानी कि कंपनी को जब भी फ़ायदा होगा उस फ़ायदा यानी कि प्रॉफिट का पैसा हिस्सा मुझे मिलेगा। तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, और इंटरेस्ट और डिविडेंड का के बेसिस पर ट्रांजैक्शन किया जाता है। अब जो ये लेन देन होता है पूरा,
जब ए से बी पर्सन को दिया जाता है, अच्छे से सुनना, और उसके बाद जो सुपर 50 के बैच है उनको मैं सिर्फ ये जो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी कर दी है मैंने, ठीक है, सुपर 50 बैच में। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ ये पीडीएफ जो है पढ़ लेनी है और इसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा है, पीडीएफ पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नाउ अब जो ये लेन देन होता है पूरा, ए से बी को भेज रहे हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है, तो ये एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि इसको रेगुलेट किया जाता है, और कुछ होते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जिनको रेगुलेट नहीं किया जाता। श्रॉफ है, जैसे आप होता ना, पहले मूवीज़ में क्या हुआ था, लाला हुआ करते थे कि अपने माँ के कंगन चाहिए तो काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कि यानी कि यार सरकार या सरकार के द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन इसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। तो माँ के कंगन चाहिए तो अनऑर्गेनाइज से क्यों ले रहे हो, माँ की कंगन को बचाना है, काली पहाड़ी के पीछे नहीं जाना है, तो आप ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो रेगुलेट करें उस पर ज़्यादा फोकस करें। अब क्या क्या होते हैं ये मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका मुद्दा क्लियर हो चुका होगा, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ओके, नाउ अब हम सेकंड देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को सभी इकोनॉमी में दो सेपरेट सेगमेंट होते हैं। मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जहाँ पर पैसे की बात की जाती है, कि मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिए जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट है। बट अब वो पैसे या तो शॉर्ट टर्म में दिए जाएंगे या लॉन्ग टर्म में दिए जाएंगे। अब इसके बेसिस पर फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट समझ में आ रहा ना। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं उसे मनी मार्केट कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट को कैपिटल मार्केट कहते हैं। ओके, नाउ जो शॉर्ट टर्म की लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ये सब। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, यानी कि 364 दिन के लिए, 364 दिन के लिए दिए जाते हैं, अप टू, डायरेक्ट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, अप टू 364 डेज़, इससे ज़्यादा ना कम भी हो सकता है, 90 डेज़, 91 डेज़, ये क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अप टू 364 डेज़ मैक्सिमम डे है ये, तो इसको शॉर्ट टर्म जो है फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, जिसे मनी मार्केट आप कहोगे। बट कैपिटल मार्केट में भी लेन देन होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट तो मैंने बोल ही दिया, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब यही होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास कम पैसा है, उसके बीच में लेन देन होना। 364 दिन से ज़्यादा का होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन है ये। ओके, अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया की मनी मार्केट कैसे काम करती है। मनी मार्केट क्या होता है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दिया जाता है, शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बता दिया। ओके, इस मार्केट में पैसे का लेन देन होता है, पैसा ट्रेड होता है इंडिविजुअल के बीच में या ग्रुप्स के बीच में। अब ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। मतलब एक इंडिविजुअल के बीच में, बैंक के बीच में, कंपनी के बीच में, सरकार के बीच में जब भी मनी ट्रेड 364 दिन तक का होता है उस पीरियड के लिए, तो उसे जो है आप मनी मार्केट कहेंगे, वो भी शॉर्ट टर्म। ओके, अब ट्रेडिंग इज़ डन ऑन ए रेट नोन एज डिस्काउंट रेट। अब जो ट्रेडिंग होती है एक रेट पर होती है जिसे डिस्काउंट रेट कहते हैं, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट। अब मार्केट ही देखती है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो जो ट्रेडिंग होती है किस रेट पर होती है, डिस्काउंट रेट पर होती है, ठीक है। अब डिस्काउंट रेट कितना होगा, क्या होगा, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगी। मार्केट कौन होते हैं, मार्केट मतलब जो लोग हैं, सरकार है, कंपनी है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ये सब चीज़ें चलती हैं। ओके, नाउ अब आप कहेंगे यार ट्रेडिंग जो हो रही है डिस्काउंट रेट पे हो रही है, ये ट्रेडिंग है क्या। बहुत सिंपल सी बात है ना यार, एक कोई किसी को पैसा दे रहा है तो या तो इंटरेस्ट हो रहा होगा या डिविडेंड होगा, तो कितना इंटरेस्ट है कितना डिविडेंड है उसी को डिस्काउंट रेट कहते हैं। मतलब यार कि पर्टिकुलर किस लिए, मतलब कितना इंटरेस्ट आप दोगे, तो ये डिस्काउंट रेट होता है, इसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं। ओके, मनी मार्केट में जो पैसों का लेन देन होता है, कभी कभी किसी में कोलेट्रल देना पड़ता है, किसी में कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। कोलेट्रल मतलब कोई
एसेट गिरवी रखवाना या किसी चीज़ का प्रूफ देना कि हाँ मैं ये रखवाता हूँ, आप मुझे लोन दो। ओके, तो बोरोइंग मनी मार्केट में मे और मे नॉट बी सपोर्टेड। ठीक है, कभी कभी कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। ये दोनों प्रीलिम्स के लिए याद रखना। ओके, मनी मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं विच हैव क्विक कन्वर्जन क्वालिटी इनटू मनी कैन कैरी मिनिमल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर आल्सो ट्रेडेड। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि देखिए ऐसे क्या कोई ऐसी चीज़ होती है मनी मार्केट में, एक तो पैसे का ट्रेड होगा, मतलब पैसे का लेन देन तो होगा, उसके साथ साथ आप कभी सोना ले जाते हो तो सोना भी तो जल्दी लिक्विड में बदल जाता है, मनी में बदल सकता है। आप कभी सोना ले जाओगे सुनार के पास, सुनार से कहोगे लो इसका दाम लगा दो, सुनार आपको उसके बदले पैसे दे देगा। तो यहाँ पर पैसे के साथ साथ ऐसी चीज़ भी ट्रेड होती है जो जल्दी पैसे में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखती है। जैसा मैं एक एग्जांपल कहूँगा, सोना। ओके, नाउ दूसरा, द मार्केट ऑपरेट्स इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड, जो मनी मार्केट होती है ऑर्गेनाइज्ड में भी ऑपरेट किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड चैनल्स इन इंडिया। द ट्रांजैक्शन माइट टेक प्लेस थ्रू द इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर्स के द्वारा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, तो अब समझ में आ गया ये कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होती है। इस मार्केट में इंडिविजुअल ग्रुप्स के बीच में ट्रेड होता है, जो ट्रेडिंग रोड कितना इंटरेस्ट कितना डिविडेंड देना पड़ेगा एक दूसरे को, उसी को डिस्काउंट रेट कहते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट मतलब मनी के साथ साथ कैश और गोल्ड, जो गोल्ड है उसको भी ट्रेड किया जा सकता है। इसमें कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों होता है और ब्रोकर्स के द्वारा ये करवाया जाता है। तो मनी मार्केट के लिए ये प्रीलिम्स के फैक्ट हो गए जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब इतनी बड़ी लाइन देखो, अब इतनी बड़ी जो लाइन है, जो इतना मैंने पूरा पैरा, रादर देन आप इस पूरे पैरा को पढ़ें, आप अपने जो जो पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे बताए उसके नोट्स बनाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको हेल्प करेगा। अब आप कहोगे चलो यार ठीक है, मनी मार्केट में लेन देन होता है, बट कोई भी चीज़ यार किसी के बीच में कोई रीज़न होता है, कुछ तो छुपा रहता है ना कि क्यों मनी मार्केट बनी, या शॉर्ट टर्म के लिए क्यों पैसे एक दूसरे से लिए जाते होंगे। ओके, तो अब देखो बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल क्या है। देखिए चीज़ें आपको अगर बात करें कि इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जहाँ पर प्रोडक्टिव एसेट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू रिक्वायर इन्वेस्टेबल कैपिटल ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। अब यहाँ पर देखो, लॉन्ग जो टर्म कैपिटल होती है वो तो बैंक लोन से ली जा सकती है, कॉरपोरेट बॉन्ड से ली जा सकती है, डिबेंचर से ली जाती है, जो कैपिटल मार्केट में होती है। चलो मान के चलो किसी ने एक ने कंपनी खड़ी कर दी सपोज, ठीक है, जिसे आप कहोगे प्रोडक्टिव एसेट। ठीक है, प्रोडक्टिव एसेट, बैंक लोन लिया और 5 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। अब ठीक हो गया, बट एक बार आपका प्रोडक्टिव एसेट जो है क्रिएट हो जाता है, बट वंस ए प्रोडक्टिव एसेट हैज़ बीन क्रिएटेड तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। बट अब क्या होता है कि यार डेली के बेसिस पर जो शॉर्टफॉल इनकम होती है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे मैं कहूँगा डेली के बेसिस पर फंड की ज़रूरत होना, मंथ लोगों की सैलरी देना, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना। अब इसके बेसिस पर आप बैंक के पास थोड़े ना हो जाओगे ना। कोई कंपनी है, अगर सपोज चलो उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है उस साल, बट उसको डेली के बेसिस पे क्या कहते हैं, अचानक से 1-2 दिन के बेसिस पे फंड क्लियर करने हैं, तभी उसका जो हम कह सकते हैं डेली का दिनचर्या का काम चलेगा। ठीक हो गया। तो इस समय में क्या है यार, आपने कंपनी खड़ी कर दिया, बट आपको अपने लोगों की जो है सैलरी देनी है, बिल देना है, तो उसके लिए आप बैंक थोड़े ना जाओगे। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट बनाया मनी मार्केट का। यानी कि कुछ ऐसी पेमेंट होती हैं जो तो एक ही दिन में आपको पूरी सेंक्शन करवानी होती है, कोई फोर्टनाइट अगले 7 दिन में, कुछ महीने में आपको सेंक्शन करानी होती है। तो जो डेली के बेसिस पर चीज़ें होती हैं उसी के लिए मनी मार्केट बनाई गई। ओके, तो नॉन एज द मनी मार्केट, या इसको वर्किंग कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। बट इसका एक ही मुद्दा है, एक ही विशेषता है कि 364 दिन के लिए यहाँ पर दिया जाता है। इफ़ ओनली ए फ्यू लाख और करोड़ ऑफ ए रुपी ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट मेट इन टाइम, इट कैन पुश ए फर्म और बिजनेस एंटरप्राइज टू गो फॉर लॉकआउट।
सिंपल सी बात है। जैसा मैंने बोला कि आप कंपनी खड़ी तो कर देते हैं बट आपने अपने लोगों की सैलरी नहीं दी सपोज, तो लॉकआउट में जा सकती है आपकी कंपनी, यानी कि आपका कंपनी का काम ठप पड़ सकता है। ओके, तो इसी वजह से हमें यही एसेंशियल चीज़ पड़ी कि जो मनी मार्केट की ज़रूरत पैदा करता है। इफ़ लॉकआउट हैपन द फर्म माइट डिफ़ॉल्ट इन इट्स पेमेंट लूजिंग इट्स एज ओल्ड क्रेडिट वर्दीनेस कॉन्सिक्वेंटली क्रिएटिंग ए चेन ऑफ नेगेटिवनेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी में लॉकआउट हो जाता है एक बार, तो उसमें एक तो क्रेडिट वर्दीनेस जो है, लोग उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और इस तरह से पूरा इकोसिस्टम भी हमारा ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर द एवरी इकोनॉमी टू ऑर्गेनाइज ए स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट मनी मार्केट। इसलिए ज़रूरत होती है विच हैज़ वाइडर जोग्राफिकल प्रेजेंस, जहाँ पर हर एक लोग मनी मार्केट 364 दिन शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जुटा सकते हैं। हालांकि द रीज़न वाई इट इज़ टुडे इंटरनेट बेस्ड मनी मार्केट क्या है, अब ऑनलाइन ही आप पैसा जुटा सकते हो, ठीक है, ताकि किसी को ऐसा नहीं है जोग्राफिकल जो है हिंड्रेंस ना देखने को मिले। नाउ अब बात करते हैं भारत में मनी मार्केट कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे वो काम करती हैं। सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स आपसे पूछेगी चक्रवर्ती जो कमेटी है वो किसके लिए बनी थी, चक्रवर्ती कमेटी किसके लिए थी। आप सीधा सा आंसर दोगे प्रीलिम्स में, चक्रवर्ती कमेटी मनी मार्केट के लिए बनी थी। ओके, कि उनका ये कहना था कि एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होनी चाहिए हमारे देश में, और एक वघुल कमेटी थी जिसने भी ये बताया था कि मनी मार्केट का ब्लूप्रिंट बताया था कि मनी मार्केट कैसे काम करेगी, तो जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और इन्हीं के बेसिस पे आज हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट काम करती हैं। तो यहाँ पर से हमारा प्रीलिम्स का एक मुद्दा आ जाता है चक्रवर्ती कमेटी और वघुल कमेटी। कोई बोलेगा मनी मार्केट का जो ब्लूप्रिंट है वो किसने फॉर्म किया था, या किसकी कमेटी की चेयरमैनशिप में जो मनी मार्केट का, इंडिया की मनी मार्केट डेवलप हुई थी, तो आप कहेंगे वघुल कमेटी। ओके, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पूरे देश में की ज़रूरत, ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई बोलेगा तो वो है चक्रवर्ती कमेटी। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ अब हमने कहा अनऑर्गेनाइज्ड भी होती है, ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, बट सबसे पहले हम अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड नाम से ही लग रहा है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब किसका हस्तक्षेप नहीं होगा, और अगर सपोज मान के चलो कोई डिफ़ॉल्ट होता है, फ्रॉड होता है आपके साथ, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार हाँ मैं इस अथॉरिटी के पास जाऊंगा। अब होता क्या है, नाम से ही अनऑर्गेनाइज्ड लग रही है, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। ओके, देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट रेगुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हालांकि सरकार, ये टर्म याद करना अनऑर्गेनाइज्ड के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या आएगा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इवन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, तो गलत हो जाएगा। ऐसे तो मैं राह चलता कोई भी मनी मार्केट खोल देगा ना, तो ये सरकार रिकॉग्नाइज करती है, हालांकि सरकार उसे रेगुलेट नहीं करती है, या ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट उसे रेगुलेट नहीं करती, बट सरकार उसे रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ पर्टिकुलर लोग अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट चलाते हैं। ओके, अब मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। इन रिसेंट ईयर सम ऑफ देम हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द रेगुलेटर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। हालांकि बहुत सारी जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं वो ऑर्गेनाइज्ड में भी रजिस्टर हुई, जैसे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसको रेगुलेटरी कंट्रोल आरबीआई के अंडर डाल दिया गया 1997। ये भी प्रीलिम्स में याद रखना, एनबीएफसी को आरबीआई के अंडर डाला गया था रेगुलेटरी कंट्रोल में 1997 में। अब थोड़ा सा मैं अनऑर्गेनाइज्ड बताता हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड के लिए प्रीलिम्स फैक्ट ये याद रख लेना आप लोग, जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती हैं वो सरकार रिकॉग्नाइज करती हैं बट रेगुलेट नहीं करती हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होती हैं, जैसे चिट फंड, फिर हेरा फेरी। मैं कहूँगा कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सब ने फिर हेरा फेरी देखी ही होगी, वाकिफ है। लक्ष्मी चिट फंड, निधि, ये साउथ इंडिया में काम करती हैं। विच लैंड ओनली देयर मेंबर्स, लोन कंपनी,
ठीक है। बट यार अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में एक नुकसान ये है कि इंटरेस्ट रेट देखो 48% तक का होता है पर एनम, जो कि 48% तक मतलब आप बहुत ज़्यादा आप में डेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इंटरेस्ट ही देने पे लग जाओगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं नेचर में। ओके, और सेलेक्टिव रीच होती है, ऐसा नहीं कि हर जगह फैले रहते हैं। हैव सेलेक्टिव रीच इन द इकोनॉमी। ओके, ये इसका घाटा है। दूसरा आपका इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो लाला होते हैं ना बोलते हैं, जिसको एक्चुअल में लाला जी बोलते हैं, वो ये हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वाले गुंडे। गुंडे शब्द सही नहीं है, बट मैं कहूँगा यार जो 50% इंटरेस्ट रेट ले रहा है, नहीं देने पर आपके पाँव हाथ तोड़ देता है वो बाद में। ठीक है, आपके मतलब किसी एक्स पर्सन के, कि यार उसे इंटरेस्ट रेट नहीं दिए, माँ के कंगन, माँ को वो ले गया काली पहाड़ी के पीछे। ठीक है, और बोलता है फिर कंगन चाहिए तो मेरे लिए इतने रुपए लेके आ। तो उसमें ही एग्जाम्पल जैसे हैं गुजराती श्रॉप्स हैं, मुल्तानी शिकारपुरी श्रॉप हैं। गुजराती श्रॉफ मुंबई कोलकाता वाले एरिया में काम करते हैं बहुत ज़्यादा। मुल्तानी या शिकारपुरी जो है श्रॉप्स होते हैं मुंबई कोलकाता आसाम। मारवाड़ी कयाज होते हैं गुजरात के एरिया में। चेतियार्स होते हैं चेन्नई में। तो कहने का मतलब यार इंडिजिनियस बैंकर हैं जो अपने बेसिस पर, जो लाला जी होते हैं अपने बेसिस पर पैसे चुराते हैं, और ये अपने लिए अपने गुंडे हायर करे रहते हैं कि हाँ चलो इसकी हड्डी पछली तोड़ देना अगर ये पैसे टाइम पे नहीं देता है। तो कहने का मतलब यार अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट से लेना बहुत मतलब घाटे का सौदा रहता है। ठीक है, ओके। अब कुछ मनी लेंडर्स भी होते हैं, हालांकि कुछ प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं जो खुद का पैसा देते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स भी होते हैं, जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं। ओके, नाउ भारत में, ये तो मैंने अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में बता दिया पूरा, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होती है। अब नाउ भारत में 8 ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके, टुडे इंडिया हैज़ 8 ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट जो कि यूज़ करते हैं भारत में। बट द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट ऑल्सो ऑपरेट साइड बाय साइड, दे आर सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस। ओके, अब ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है, बट अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स में, बट कोई दिक्कत नहीं, हम मेंस का भी पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे यार इतना ही एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के हैं ये, जब 50% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के हैं, फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इतनी ज़्यादा वर्चस्व में क्यों रहती है? सबसे पहला, इंडिया की अभी मनी मार्केट अंडर डेवलप्ड है। मतलब अगर आपको यार 1 साल के से कम वाला लोन चाहिए तो आपको मुश्किल से मिलता है, जो कि आपको ये अपने गुंडे भाई, श्रॉफ भाई दे देंगे तुरंत। सेकंड, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, जैसा मैंने बोला सिलेक्टिव इन नेचर हैं। कुछ चेन्नई में काम करते हैं, कुछ साउथ इंडिया में काम करते हैं, तो सब जगह आप नहीं। अभी आप उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कोई चाहिए तो आपके पास नहीं मिलेंगे ना, आपको गुजरात, मुंबई इस जगह पे जाना पड़ेगा। देयर आर मैनी नीडफुल कस्टमर इन द मनी मार्केट हु आर करेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। सही बात है, बहुत सारी चीज़ें कभी कभी कोलेटरल मांग लिया जाता है। एंट्री to the organized market for the its customer is still restrictive in nature, not allowing small businessman। सिंपल सी बात है यार, छोटा बिजनेसमैन है, उसको मनी मार्केट से पैसा इकट्ठा करना है तो उसको नहीं मिल पाता, इसलिए ये लाला वगैरह लोग अपने दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेंस भी क्लियर कर दिया है, प्रीलिम्स का व्यू पॉइंट भी क्लियर कर दिया है। नाउ अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की। ऑर्गेनाइज्ड नाम से ही लग रहा है, सरकार स्टार्ट करती है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मिड 1980 से, और अब तक 8 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, जो अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग इंडस्ट्रियल फर्म्स यूज़ करते हैं पैसा जुटाने के लिए। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स। ओके, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, कोई इतना मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा और ना ही इसको आप कॉम्प्लेक्स समझना। बस यही है कि यार पैसा लेना है हमें 364 दिन के लिए, बस 364, उससे कम दिन के लिए भी हो सकते हैं, 364 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहला ट्रेजरी बिल्स होते हैं।
इसकी डेट याद कर रख लो। ऑर्गेनाइज हुए थे 1986 में। ये यूज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट अप टू पीरियड ऑफ 364 डेज। अगर सरकार को, केंद्र सरकार को पैसा चाहिए होता है कुछ एक साल के लिए, तो वो ट्रेजरी बिल्स का यूज़ करती है। ट्रेजरी बिल्स 5 टाइप के होते हैं। एक होता है जब सरकार को 14 दिन के लिए पैसा चाहिए तो इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स कहेंगे। और 14 दिन वाले में एक तो इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स होते हैं, एक ऑक्शनेबल होते हैं, एक 91 डेज़ होते हैं, एक 182 डेज़ होते हैं, एक 364 डेज़ वाले होते हैं। ओके, अब देखो इस पे से इन 5 वेरिएंट से जो ट्रेजरी बिल्स है अभी सिर्फ कौन काम करते हैं, 91 डे वाला, 182 डे वाला, 364 डे वाला आर इशूड बाय द सरकार इशू करती है, एंड अदर 2 वेरिएंट्स वर डिसकंटिन्यूड इन 2001। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो ये है ये डिसकंटिन्यूड हो गए हैं 2001 में ही। ओके, अब 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन वाले ट्रेजरी बिल अभी यूज़ होते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझाऊंगा अभी इसका क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिसाइड फंक्शनिंग एज रिक्वायरमेंट ऑफ CRR एंड SLR ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बहुत सिंपल है, देखो द ट्रेजरी बिल्स अदर देन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म कुशंस टू द गवर्नमेंट, सरकार को तो ये पैसा दिलाते ही हैं, ऑल्सो फंक्शन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर बैंक को भी, बैंक भी ट्रेजरी बिल्स का यूज़ करती है। अब देखो क्या होता है, फॉर मेंटेनिंग द CRR एंड SLR। अब इसको मैं वाइट बोर्ड में समझाता हूँ। देखो बहुत सिंपल है इसको समझना। अब मान के चलो 2 तरीके से समझाता हूँ इसको। हमारी सरकार, भारत सरकार भी यूज़ कर सकती है इसको, बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज बैंक को चाहिए पैसा 91 दिन के लिए, अपने किसी से बोरोइंग की है उसको पेमेंट करने के लिए, या सरकार ने सपोज मान के चलो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको पैसा देना है सपोज, तो सरकार क्या करेगी, एक ऐसे पेपर इशू करेगी। ओके, ऐसे पेपर इशू करेगी जिसमें ये लिखा होगा कि सॉरी आप हमें 100 रुपये दो, तो 100 रुपये के ये इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए और पब्लिक के लिए इशू कर दिए, यानी कि हम ये खरीद सकते हैं। और इस पे लिखा होगा 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन वाला, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सपोज मान के चलो 364 एक साल का है, मान के चलो एक साल से कम 364 डेज लिखा है, तो सरकार ये कहेगी कि इस पे 100 रुपये लिखे हैं, आप हमें 100 रुपये दीजिए। इससे सरकार को तो मदद मिलेगी अपना पैसा चुकाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की सैलरी देने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी देने के लिए। उसके साथ साथ भारत सरकार ये भी कहेगी आप एक साल बाद आना इन पेपर्स को लेके, हम आपको बदले में 9% के इंटरेस्ट रेट में, मतलब 100 रुपये के बदले 109 रुपये दे देंगे, और आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा, और हमको आपको एक साल में लौटाने होंगे। वैसे ही बैंक को CRR और SLR, हालांकि ये बैंकिंग में पूरा मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, अभी नहीं बताता। CRR और SLR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक के, देखो आपने बैंक में रुपए जमा करे, पर ऐसा नहीं होता ना कि बैंक को सभी रुपए, बैंक जो है वो लोन में चढ़ा नहीं सकती, इसलिए बैंक को जो भी डिपॉजिटेड मनी होता है उसका कुछ CRR, उसका कुछ 4% से लेके 8% तक CRR और SLR डिपॉजिट अपने पास करना पड़ता है। अब इसको कभी कभी बैंक कभी मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी कुछ लोन पे चले जाता है, पर फोर्टनाइट में चेकिंग होती है, RBI चेक करती है कि आपने डिपॉजिट का 4% रखा है या नहीं, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये लोग भी ट्रेजरी बिल्स का यूज़ करते हैं। ओके, ये लोग भी ट्रेजरी बिल्स का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया ये मैं क्या, अभी मैंने आपसे क्या बोला करके। ओके, तो सबसे पहला है ट्रेजरी बिल्स। ओके, पहला, तो इस तरह से सरकार और बैंक पैसा जुटा सकती है। ओके, नाउ सेकंड है CD, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। 1989 में इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये हमारी कौन यूज़ करती है, बैंक यूज़ करती है। एंड इशूड टू द डिपॉजिटर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड रेंजिंग लेस देन 1 ईयर। दे आर नेगोशिएबल एंड ट्रेडेबल इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में ट्रेडेबल भी होते हैं और नेगोशिएबल भी होते हैं। Since 1993, RBI allowed the financial institution to operate in it, जैसे IFCI, IDBI, RBI and the Exim Bank, they can issue CD for the maturity period above 1 year and up to 3 years। अब यहाँ पर देखो, इसमें CD में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बैंक यूज़ करती है जनरली, और ये क्या है, किसको इशू किए जाते हैं, टू द डिपॉजिटर, कि आप हमें इतना पैसा दो, हम आपको बाद में इंटरेस्ट के साथ आपको ये लौटा देंगे। ओके, 1993 से आरबीआई ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को अलाउ कर दिया, बट यहाँ पर एक टर्म देखो, एग्जिम बैंक जो है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, इसको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। ये इशू कर सकते हैं सीडी फॉर द मैच्योरिटी पीरियड्स अबव 1 ईयर एंड अप टू 3 इयर्स, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो एग्जिम बैंक होते हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये रहता है। ओके, इस पर थोड़ा प्रीलिम्स में याद रखना। नाउ आपके माइंड में ये भी होगा कि यहाँ पर नेगोशिएबल का मतलब क्या है। देखिए, नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे चेक है आपके पास, चेक आप लेके जा रहे हैं तो बैंक आपको देगा ही देगा पैसे, है ना। तो उसका मतलब यही होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चेक की तरह मान लो, ठीक है। जो नेगोशिएबल होते हैं यानी कि आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपको पैसा, बिना किसी स्पेसिफाइड कंडीशन से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा एग्जिम बैंक का याद रखना, हालांकि ये मनी मार्केट का इशू है, बट एग्जिम बैंक इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर अप टू 1 ईयर्स और अप टू 3 इयर्स, ठीक है। जो मैच्योरिटी पीरियड होती है 3 साल, 1 साल और 3 साल। अब आप सबको पता है जो मनी मार्केट में ये सब चीज़ें जो होती हैं वो 1 साल से कम के लिए ही होती हैं, बट ये एग्जिम बैंक वाले कितना इशू कर सकते हैं, 1 साल और अप टू 3 इयर्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। नाउ कॉमर्शियल पेपर ऑर्गेनाइज हुए थे 1990 में, और ये इशू करते हैं कोई कॉरपोरेट हाउसेस भारत में जो भी लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है, जो एनएसई बीएसई में लिस्टेड कंपनी होती है। ओके, जिनकी वर्किंग कैपिटल कितनी होती है, 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। उसके बाद जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं, इशूइंग कंपनी नीड टू ऑब्टेन ए स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल आईकारा से। अब जो कॉमर्शियल पेपर इशू करेगा उसके बाद अच्छी रेटिंग होनी चाहिए। पूरे भारत में हमारी 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, जैसे क्रिसिल है, आईकारा है, ठीक है। जैसे मूडीज़ होती है ना, इस इंटरनेशनल लेवल में मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पुअर, वैसे ही भारत में भी होती है। ओके, जो क्रेडिट देती है कि इस कंपनी, ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस कंपनी में कर्जा कितना है, उसके बेसिस पर उसको क्रेडिट देती है। और क्रेडिट अच्छा होगा उस कंपनी का तो वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है अपने लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। ओके, अक्टूबर 2019 में सेबी अलाउड लिस्टिंग ऑफ द कॉमर्शियल पेपर। ओके, नाउ कॉमर्शियल पेपर समझ में आ गया, वही होता है, एक पेपर होगा जिसमें लिखा होगा कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 9% बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट दूंगा। इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस ये होता है कि कॉमर्शियल पेपर को जनरली कौन यूज़ करते हैं, कॉरपोरेट हाउसेज यूज़ करते हैं। ओके, ट्रेजरी बिल्स को कौन, सरकार और बैंक यूज़ कर सकती है। तो यही छोटे छोटे डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद आता है कॉमर्शियल बिल। ये 1990 में ऑर्गेनाइज होते, ये इशू करता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक, म्यूचुअल फंड्स। इट रिप्लेस्ड ओल्ड बिल मार्केट सिंस 1952। तो ये कौन इशू करते हैं कॉमर्शियल बिल, ये भी वही होते हैं, ठीक है, 1 साल से कम वाले। और एक चीज़ याद रखना, जो एग्जिम बैंक है वो 1 साल या अप टू 3 इयर्स तक जो है अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। कॉल मनी मार्केट, ये सबसे बड़ी बात होती है, CMM। कॉल मनी मार्केट इंटरबैंक मनी मार्केट होता है जहाँ पर बोरो और लैंड किया जाता है फॉर 1 डे, सिर्फ 1 दिन के लिए। आप कहोगे यार 1 दिन के लिए क्यों? अब जैसा मैंने बोला, कभी कभी शॉर्ट नोटिस पीरियड में आपको कुछ फंड दिखाना पड़ता है, तो ये जनरली इंटरबैंक होता है। एक बैंक के पास ज़्यादा है, एक बैंक के पास कम, तो एक दूसरे के लिए वो 1 दिन के लिए पैसा दे देते हैं। ओके, इसे मनी एट कॉल भी कहते हैं। फंड कैन बी बोरोड रेज्ड फॉर मैक्सिमम पीरियड अप टू 14 डेज, कॉल्ड शॉर्ट नोटिस। 14 दिन के लिए दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट नोटिस कहेंगे। बोरोइंग दिस मार्केट में टेक प्लेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज और विदाउट सिक्योरिटी, या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे या विदाउट सिक्योरिटीज करेंगे। ओके, नाउ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ऑपरेट करते हैं इस मार्केट में एज बोथ बोरोवर और लेंडर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, वाइल LIC, म्यूचुअल फंड, IDBI, नाबार्ड आर अलाउड टू ऑपरेट एज ओनली लेंडर्स इन द मार्केट, ठीक है। ये देखो, अब ये प्रीलिम्स का फैक्ट है,
कॉल एट मनी, कॉल फॉर मनी में क्या होता है, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एसबीआई है, पीएनबी है या कोऑपरेटिव बैंक होंगे, वो बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों की तरह काम करते हैं। बट एलआईसी, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई, नाबार्ड, ये सिर्फ एज ए लेंडर की तरह है, ये सिर्फ लेंड कर सकते हैं, बोरो नहीं कर सकते हैं। यही प्रीलिम्स का फैक्ट है, यही चीज़ें होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है, इसको अचानक से पैसे की ज़रूरत दिखानी है तो 14 दिन के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कॉल फॉर मनी इंटर बैंक होता है। ओके, और इसी के बेसिस पर याद रखना, कुछ चीज़ें जो एलआईसी, जीआईसी हैं, ये सिर्फ लेंडर की तरह काम करती हैं, बट कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ये लेंडर और बोरोवर दोनों की तरह काम करते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रीलिम्स में आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। बहुत सिंपल है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, पॉपुलर एज म्यूचुअल फंड भी इसे कहते हैं। दिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में, ये चीज़ याद रखना। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स। अब जनरली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। जब आपकी सैलरी आ जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, है ना। तो इसमें क्या है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या है कि इंडिविजुअल्स पैसा लगा सकते हैं। 2000 से म्यूचुअल फंड हैव बीन ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेबी। डायरेक्ट सबसे पहले प्रीलिम्स में यही पूछा जाएगा कि म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर, सेबी कब से मॉनिटर करने लगी थी, 2000 से, बिसाइड्स द आरबीआई। एट प्रेजेंट होल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फर्म्स आर अलाउड टू सेट अप म्यूचुअल फंड। तो अभी के टाइम पे जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या फर्म्स हैं, कंपनी म्यूचुअल फंड सेटअप कर सकती है, जैसे कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। वो अप्रैल 2020 तक की अभी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा। तो अभी तक 50 म्यूचुअल फंड की कंपनी है जो रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर, और करीबन 28 लाख करोड़ का फंड मैनेज कर रही है। कितनी बड़ी बात होगी, यानी कि म्यूचुअल फंड में हर एक यार भारतीय बंदा इन्वेस्ट करता है। ओके, तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। अभी म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिटेल में दिखाएंगे। ये भी एक पैसा इकट्ठा और पैसा इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है मनी मार्केट में, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हो। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो का मतलब है रेट ऑफ परचेज या रेट ऑफ रीपरचेज होता है रेपो का मतलब। इसमें क्या होता है, द आरबीआई इन एन स्पैन ऑफ 4 years इंट्रोड्यूस दिस इंस्ट्रूमेंट। रेपो दिसंबर 1992 में, रिवर्स रेपो 1996 में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अब इसमें होता क्या है, रेपो का मतलब क्या होता है, रेपोज आर अलाउ द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आरबीआई से मनी बोरो करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू आरबीआई। बहुत सिंपल है, कभी कभी बैंक को पैसा चाहिए होता है तो बैंक क्या करेगा, ये एसबीआई है, पीएनबी है, ये बैंक आरबीआई से पैसा ले लेगा, उसके बदले सिक्योरिटी दे देगा। अब जब मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा, 1 साल ख़त्म हो जाएगा या 1 साल से कम ख़त्म होगा, आरबीआई उनको सिक्योरिटी वापस करेंगे और आरबीआई को दोबारा पैसा वापस कर देगा। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे मार्केट में स्टेबिलिटी, महंगाई, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, बैंकों से पैसा ले लेती है। एसबीआई, पीएनबी, मतलब मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, ताकि ये एसबीआई, पीएनबी वाले इसे लोन में ना दे सकें, इसलिए रिवर्स रेपो कहते हैं कि यानी कि सिक्योरिटीज़ अब परचेज कर लेती है आरबीआई, ठीक है, उसके बदले पैसा दे देती है। तो रिवर्स रेपो में ये होता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और उसके बदले पैसा उनसे लिया जाता है, आरबीआई उनसे पैसा ले लेती है। अब कहोगे क्या आरबीआई के पास पैसे नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आरबीआई को इन्फ्लेशन, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, ये सब मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों से पैसा वापस ले लेती है। ओके, रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई से जो बैंक हैं वो मांगते हैं, एसबीआई, पीएनबी ज़रूरत होती है, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लेती है इनसे पैसा, ठीक है। क्यों लेती है ये भी बता दिया। ओके, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट मतलब अगर पैसा लेन देन हो रहा है तो कुछ इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब अनाउंस करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ना उसके बाद क्या होता है, रिकमेंडेशन, उर्जित पटेल जो हैं गवर्नर रहे हैं, फॉर्मर
आरबीआई के। तो आरबीआई 2014 में इन्होंने बोला कि हम अनाउंस करेंगे टू इंट्रोड्यूस टर्म रेपो और टर्म रिवर्स रेपो। ओके, आरबीआई ने अप्रैल 2014 वाई अनाउंसिंग फर्स्ट बाई मंथली और क्रेडिट और मंथली पॉलिसी 2014-15 पहली बार तो अनाउंस किया इंट्रोड्यूस टर्म रेपो और टर्म रिवर्स रेपो। ओके, दिस इज बिलीव टू ब्रिंग इन हायर स्टेबिलिटी, बेटर सिग्नलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट अक्रॉस डिफरेंट लोन मार्केट इन द इकोनॉमी। अब उसके बाद होता है कैश मैनेजमेंट बिल, CMB। अब कैश मैनेजमेंट बिल यार, सब लोग पैसा इकट्ठा तो करते हैं बट ये बहुत ज़्यादा पुराना तरीका था। तो कैश मैनेजमेंट बिल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई डिसाइडेड टू इशू ए न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यार चलो कंसल्ट किया और बोला कि चलो कैश मैनेजमेंट बिल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है पैसे का लेने देने का। अगस्त 2009 से टेम्परेरी कैश फ्लो का भी मैच हो जाता है सरकार के पास। सरकार को अचानक से पैसे की ज़रूरत होती है तो CMB इश्यू कर सकता है। कैश मैनेजमेंट बिल नॉन स्टैंडर्ड एंड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड मतलब ये बहुत कम यूज़ करती है सरकार, और डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होती है मैच्योरिटी पीरियड 91 दिन से कम होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो ये इशू किया जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, याद रखना कैश मैनेजमेंट बिल इशू किए जाते हैं एट द डिस्काउंटेड रेट, यानी कि डिस्काउंट इशूड डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, ट्रेडेबल, क्वालिफाई फॉर रेडी फॉरवर्ड फैसिलिटी। अब ये देखो इसका मतलब बता देता हूँ। सबसे पहला डिस्काउंट रेट, सपोज मान के चलो सरकार को अभी पैसा चाहिए अचानक से किसी को इन्वेस्ट करने के लिए, तो सरकार यहाँ पर इस पेपर में लिखा है 100 रुपये लिखा है, बट सरकार इसको इस इंडिविजुअल को कितने रुपए में दे देगी, 90 रुपये में दे देगी। सरकार कहेगी मुझे 90 रुपये दो, बदले में ये पेपर ले जाओ, और मुझे 90 रुपये मिल गए। 91 दिन से कम समय में आप बाद में आना हमारे पास, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट देना, हम आपको 100 रुपये दे देंगे बदले में। तो यानी कि देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं देखते, बस जो फेस वैल्यू 100 रुपये लिखा है उसके बदले डिस्काउंट में ये चीज़ें जो है बेच देते हैं। ओके, तो डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू मतलब 100 रुपये है, तो ये इंडिविजुअल से कहेगी आप हमें 90 रुपये दे दो, बाद में 1 साल बाद या 90 दिन के अंदर आप इसे 100 रुपये ले जाना। अब ट्रेजरी बिल, आप कहेंगे यार ट्रेजरी बिल से भी सेम है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट एग्जिस्टिंग ट्रेजरी बिल्स सर्व द सेम पर्पज बट एज दे वर पुट अंडर द वेज एंड मीन्स एडवांसेस प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997। ओके, ट्रेजरी बिल से भी सेम है, बट अगर आप देखेंगे इसको वेज एंड एडवांसेस, जब सरकार को ज़रूरत होती है ना पैसे की, जो अपने डेली के बेसिस पर, जब सरकार के पास रेवेन्यू कम आता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कैश मैनेजमेंट बिल का सरकार यूज़ करती है। तो आई थिंक मैं आपको पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ कि कौन कौन सी जो ओपन मार्केट होती है, जो मनी मार्केट होती है, वो मैं बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के ही तरीके हैं। और दूसरा आपको बताऊंगा इंडियन कैपिटल मार्केट। तो अगली जो वीडियो होगी वो कैपिटल मार्केट में होंगी, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो बस यही था पूरा उसमें, एक तो मनी मार्केट समझना था, एक कैपिटल मार्केट समझना था। बाकी इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। अगला जो मे बी वीडियो होगी वो आपकी 20 मिनट की या उससे भी कम मिनट की हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।